Welcome back everyone. Now we are going to start with the most important chapter फंडामेंटल राइट्स. कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वनडे एग्ज़ाम, यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस, स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम, हर एक एग्ज़ाम के लिए फंडामेंटल राइट्स दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. तो इसको हम डिटेल में कवर करेंगे सो दैट प्रीलिम्स और वनडे एग्ज़ाम्स के लिए फैक्चुअल डेटा भी कवर हो जाए और आंसर राइटिंग के लिए हमारे पास कुछ कंटेंट भी अवेलेबल हो. तो फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मैंने वर्ड यूज़ करा है प्रोटेक्टेड. इसका मतलब क्या है कि अगर इन फंडामेंटल राइट्स की कोई वायोलेशन होती है तो हमारे पास राइट है कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32. और इस अंडर आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड है कि उसको उस पर्सन का जो केस है उसकी हियरिंग करनी होगी. सुप्रीम कोर्ट कांट डिनाई कि आप, सुप्रीम कोर्ट ये नहीं बोल सकता कि आप हाई कोर्ट के पास पहले जाओ. सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनली बाइंड है इस चीज़ से. मतलब कि ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ऑलरेडी ही बता दी है कि सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकती. तो इस चीज़ को पार्ट 3 में रखा गया है. पार्ट 3 को बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया. मैग्ना कार्टा क्या था? मैग्ना कार्टा इंग्लैंड में एक राइट्स का डॉक्यूमेंट था और ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट था जिसमें फंडामेंटल राइट्स की बात करी गई थी. इसीलिए ही, क्योंकि हमारे पार्ट 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स की बात करी गई है, तो इसीलिए ही पार्ट 3 को बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया. जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिशिएबल हैं. ऑलरेडी बता दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास हम जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32. डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं अगर फंडामेंटल राइट्स की वायोलेशन होती है. और उसके साथ ही जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स रखे गए हैं वो दी मोस्ट इलेबोरेट राइट्स हैं. कंप्लीटली इन फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशंस को इलेबोरेट करा गया है. जितने भी वर्ड्स हैं मैक्सिमम ट्राई करा गया है कि इन वर्ड्स को एक्सप्लेन करा जाए. किसी भी और कंट्री में इतनी इलेबोरेशन से फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन नहीं करा गया है. तो अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें, सबसे पहले तो 7 फंडामेंटल राइट्स से, जिसमें से एक राइट को डिलीट कर दिया गया है, वो था राइट टू प्रॉपर्टी. तो अभी रह चुके हैं 6 फंडामेंटल राइट्स. अब इन फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में देखने से पहले हमें ये जानना होगा कि फंडामेंटल राइट्स का ओरिजिन क्या है. ये फंडामेंटल राइट्स पिक्चर में आए कैसे हैं. अब ये जो कंटेंट है ये लक्ष्मीकांत में गिवन नहीं है, तो इसके लिए मैंने बता दिया है कि एनसीईआरटी और मेरे अपने इंस्टीट्यूट के नोट्स मैंने यूज़ करे हैं. तो इसका ओरिजिन है 17th एंड 18th सेंचुरी में, जिसमें कुछ पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे जैसे कि हॉब्स एंड लॉक. इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था नेचुरल राइट्स का. इन्होंने बोला था कि 3 टाइप के नेचुरल राइट्स हैं. वो है राइट टू एक लाइफ, देन उसके बाद लिबर्टी का, एंड देन राइट टू प्रॉपर्टी का. इनके अकॉर्डिंग नेचुरल राइट्स क्या थे? नेचुरल राइट्स वो राइट्स थे जो कि बाय नेचर ही किसी इंसान को मिले हैं. और इन राइट्स को दीज नेचुरल राइट्स कैन नॉट बी टेकन अवे, क्योंकि ये राइट्स बाय नेचर ही हमें मिल चुके हैं. ये इनको बोला गया था नेचुरल राइट्स. अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया तो उसके बाद आ गए फिर ह्यूमन राइट्स. इन नेचुरल राइट्स की जब फर्दर प्रोग्रेस हुई, डेवलपमेंट हुई, तो कौन से राइट्स आ गए? ह्यूमन राइट्स. ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड थ्योरिस्ट हैं इमैनुअल कंत. इमैनुअल कंत ने कॉन्सेप्ट दिया था ह्यूमन डिग्निटी का. मतलब कि जो ह्यूमन राइट्स हैं वो ह्यूमन डिग्निटी से ही रिलेटेड हैं. और उसके बाद फिर आते हैं लीगल राइट्स. ये क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है तो इन राइट्स की फर्दर डेवलपमेंट होती जा रही है, क्योंकि ह्यूमन कॉन्शियसनेस इंक्रीज होती जा रही है. तो ऐसे ऐसे राइट्स की भी डेवलपमेंट होती जा रही है. तो लीगल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट था वो दिया था जर्मी बेंथम ने. जर्मी बेंथम ने लीगल राइट्स का कॉन्सेप्ट दिया था. उनके अकॉर्डिंग लीगल राइट्स वो राइट्स हैं जो कि किसी डॉक्यूमेंट में रिटन है. तो इस डॉक्यूमेंट को बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन.
जर्मी बेंथम के अकॉर्डिंग कोई भी राइट्स जो कि रिटन राइट्स हैं, क्योंकि अगर हम जर्मी बेंथम के अकॉर्डिंग अगर नेचुरल राइट्स और ह्यूमन राइट्स की बात करें तो ये राइट्स किसी भी डॉक्यूमेंट में रिटन नहीं है, इनके पास कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। तो इसीलिए ही जर्मी बेंथम कॉन्सेप्ट लेके आए थे लीगल राइट्स का। लीगल राइट्स के पास कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या रहेगी कि लीगल राइट्स के पास सपोर्ट होगा गवर्नमेंट का और लॉ का सपोर्ट होगा, और गवर्नमेंट एंड लॉ का सपोर्ट होगा तो इट मीन्स ये जो राइट्स होंगे वो राइट्स प्रोटेक्ट हो सकते हैं। लीगल राइट्स हैं वो भी अब 3 टाइप के हैं। सबसे पहले है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, देन है फंडामेंटल राइट्स जो कि आज हमने देखने हैं, देन उसके बाद है स्टैट्यूटरी राइट्स, स्टैट्यूटरी लॉ भी बोल सकते हैं, और स्टैट्यूटरी राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कैसे हैं, जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है कि ये राइट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है, किसी डॉक्यूमेंट में ये राइट्स रिटन है। लेकिन अब ऐसे तो फंडामेंटल राइट्स भी रिटन है, तो डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस आता है अमेंडमेंट प्रोसेस में। तो इनको जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं इनको अमेंड करना फंडामेंटल राइट्स से थोड़ा इजी रहता है। हाँ, ये बिट रिजिड होते हैं, ये जो राइट्स होंगे फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स इनको अमेंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन फिर भी फंडामेंटल राइट्स के कंपैरिजन में देखें तो इनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को अमेंड करना थोड़ा इजी रहेगा। अब और क्या डिफरेंस आता है फंडामेंटल राइट्स से कि इनके लिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्टली नहीं जा सकते। ऐसे ही अगर हम देखें अब फंडामेंटल राइट्स को तो जैसे आता है राइट टू इक्वालिटी, रिलीजियस फ्रीडम का राइट, ये राइट्स जो हैं ये राइट्स भी कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है। लेकिन अब डिफरेंट कैसे है कि इनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही इनको चेंज करा जा सकता है या फिर मॉडिफाई करा जा सकता है। और अगर इनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से चेंज करा जा सकता है तो इट मीन्स इनकी जो अमेंडमेंट होगी वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगी एज़ कम्पेयर टू कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। और अगर देखें हम स्टैट्यूटरी लॉज और स्टैट्यूटरी राइट्स को, तो ये वो राइट्स होंगे जो किसी लेजिस्लेशन के थ्रू पास करे गए हैं, मतलब कि पार्लियामेंट्री या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू इन लॉज को पास करा गया है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल दें एमजी नरेगा की, एमजी नरेगा जो है वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है, इसको पार्लियामेंट ने पास करा है थ्रू लेजिस्लेटिव प्रोसेस। तो इन लॉज को अमेंड करना भी इजी है और इन लॉज को रीच करना भी इजी रहता है। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं हमारे अच्छा पहले तो 6 टाइप के फंडामेंटल राइट्स हैं, वो कौन से हैं, इसको मैंने ये छोटा सा निमोनिक तो नहीं है कह सकते, बट ये कुछ लेटर्स मैंने फर्स्ट लेटर ही दिए हैं, जैसे कि EFERCC। बस ये इनको 6 फंडामेंटल राइट्स को याद रखने का ही एक मेथड है। ई से क्या है, इक्वालिटी, तो राइट टू इक्वालिटी जो होगा वो आर्टिकल 14 से 18 तक है। देन नेक्स्ट लेटर इज F, तो ये फ्रीडम से रिलेटेड है, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22। देन नेक्स्ट इज लेटर इज E से मीन्स एक्सप्लॉयटेशन, तो देन थर्ड राइट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये है आर्टिकल 23 से 24। देन नेक्स्ट लेटर इज R से रिलीजन, तो ये राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28। C लास्ट दो लेटर हैं C, फर्स्ट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 to 30। एंड देन C इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का राइट, एंड वो है आर्टिकल 32। अब इसमें एक और राइट होता था, राइट टू प्रॉपर्टी। इस राइट को डिलीट कर दिया गया है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन विद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 44, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इस राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया है और अब ये एक लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सी अब ये क्या बन चुका है, अब ये एक लीगल राइट बन चुका है, और अगर ये एक लीगल राइट बन चुका है तो इट मीन्स कि अगर इस राइट की वायोलेशन होती है, अगर एग्जीक्यूटिव दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इस राइट टू प्रॉपर्टी की
अब अगर वायोलेशन करते हैं तो उसके लिए हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते। और इसकी कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि अगर ये लीगल राइट बन गया है तो पार्लियामेंट बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के इस राइट को रेगुलेट भी कर सकती है और इसको अब्रिज भी कर सकती है। दूसरा चीज कि अब इस राइट से रिलेटेड कोई भी लेजिस्लेटिव एक्शन हो सकता है और ये राइट अब प्रोटेक्टेड नहीं है अगेंस्ट लेजिस्लेटिव एक्शन। मतलब कि पार्लियामेंट राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी चेंजेस लेके आ सकता है और कोई भी इंडिविजुअल या पर्सन इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं डायरेक्टली नहीं जा सकता। तो अब ये इसका मतलब हुआ कि अगर ये लीगल राइट बन चुका है अंडर आर्टिकल 300A। तो अब हम देखेंगे आर्टिकल 12। अच्छा, इन राइट्स में हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्टिकल 14 से स्टार्ट हो रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हम आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 को देखें तो ये इंडिविजुअली कोई फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं करते हैं। आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन दी गई है और आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू की बात करी गई है। इसीलिए ही अगर हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं तो हम कहते हैं कि 6 फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 14 से जो स्टार्ट होते हैं। और इसमें भी पहले 7 फंडामेंटल राइट्स से एक जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो डिलीट कर दिया गया है। तो अब अगर हम सबसे पहले देखेंगे आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में पार्ट 3 के लिए स्टेट की डेफिनेशन दी गई है। स्टेट क्या है? जैसे कोई गवर्नमेंट है, ऐसी कोई बॉडी भी तो होनी चाहिए ना जिसने फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करा है। तो वो बॉडी कौन सी होगी? वो होगी स्टेट। और इस आर्टिकल 12 में ये बताया गया है कि वो बॉडीज मतलब कि वो स्टेट कौन कौन सी हो सकती है। तो सबसे पहले हम अगर देखें यूनियन गवर्नमेंट का पार्ट, यूनियन गवर्नमेंट में क्या आएगा? एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। मतलब कि एग्जीक्यूटिव का मतलब है गवर्नमेंट, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड लेजिस्लेचर मतलब कि पार्लियामेंट। इसका मतलब कि अगर गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करते हैं तो वो वायोलेशन करने वाली बॉडी कौन सी हो गई? वो स्टेट कौन सी होगी? गवर्नमेंट और पार्लियामेंट। तो उसके साथ ही अब नेक्स्ट स्टेट में कौन आ सकता है? स्टेट की गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में भी सेम एग्जीक्यूटिव का पार्ट और लेजिस्लेचर का पार्ट। नेक्स्ट लोकल अथॉरिटीज को भी स्टेट ही बोला गया है फॉर द पार्ट 3। लोकल अथॉरिटीज कौन सी हो सकती हैं? जैसे कि पंचायत हो गई, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हो गए, मतलब कि लोकल बॉडीज, म्यूनसिपैलिटीज हो गई। तो इनको भी स्टेट माना गया है कि अगर ये म्यूनसिपैलिटी फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करती हैं तो उस पर्सपेक्टिव से जो म्यूनसिपैलिटी होगी वो एक स्टेट होगी अंडर आर्टिकल 12। ऐसे ही कोई अदर अथॉरिटीज हुई जैसे कि स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज हो गई, LIC, ONGC, सेल, इनको भी स्टेट माना गया है। अब इसमें एक ना चीज़ है, ये अदर अथॉरिटी कॉन्सेप्ट। ये जो अदर अथॉरिटी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस वर्ड को कहीं भी एक्सप्लेन नहीं करा गया है। अब क्योंकि ओपन एंडेड चीज़ रह गई तो इसीलिए ही इसका कोई भी इन्फ्रेंस निकाला जा सकता था, तो इसका मिसयूज भी हो सकता था। इसीलिए ही सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था, अजय हाजिया केस। इस केस में इस अदर अथॉरिटी का जो इशू आया था कि ऐसे तो कोई भी बॉडी को, कोई भी कॉरपोरेशन होगी, कोई कंपनी होगी, उसको स्टेट डिक्लेयर करा जा सकता है। तो अदर अथॉरिटी की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट ने अजय हाजिया केस में ये बताया था कि एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट के अंडर ही अगर कोई कॉरपोरेशन या कंपनी वो टेस्ट पास करती है तो उसके अकॉर्डिंग वो आर्टिकल 12 के अंडर फिर वो कॉरपोरेशन एक स्टेट बन जाएगी। और उस स्टेट ने अगर फंडामेंटल राइट्स की वायोलेशन करी है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास फिर जा सकते हैं। तो वो टेस्ट किस में दिया गया था? अजय हाजिया केस में। उस टेस्ट में क्या बोला गया था कि अगर कोई भी अथॉरिटी, अगर किसी अथॉरिटी के कोई मान लीजिए कोई कॉरपोरेशन है कोई या फिर कोई कंपनी है, उसके सारे के सारे शेयर जो हैं वो गवर्नमेंट के पास हैं, तो उस केस में वो जो कंपनी होगी वो अंडर आर्टिकल 12 स्टेट होगी। ऐसे ही अगर ये जो कंपनी है गवर्नमेंट से फाइनेंशियल असिस्टेंस ले रही है
और वो फाइनेंशियल असिस्टेंस से ही सर्वाइव कर रही है, अपनी कॉरपोरेशन के सारे एक्सपेंसेस इस गवर्नमेंट फाइनेंशियल हेल्प से ही कंप्लीट पूरे कर रही है, तो उस केस में भी ये कंपनी जो होगी वो स्टेट होगी अंडर आर्टिकल 12। ऐसे ही अगर इसकी ये जो इफ़ द कॉरपोरेशन इज इंजॉइंग मोनोपली, अब ये जो मोनोपली है इस कंपनी के पास क्या है, मोनोपली, और वो मोनोपली उसको दी है गवर्नमेंट ने या फिर स्टेट से वो प्रोटेक्टेड है, तो उस केस में भी ये क्या होगी, ये कंपनी एक स्टेट होगी अंडर आर्टिकल 12। ऐसे ही अगर इस कंपनी के कुछ मेंबर्स गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को अपॉइंट करने में हेल्प कर रहे हैं, तो उस केस में भी ये कंपनी क्या होगी, एक स्टेट होगी। या फिर अगर ये कंपनी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम कर रही है, तो उस केस में भी ये कंपनी जो होगी एक स्टेट होगी अंडर आर्टिकल 12। और अगर ऐसी किसी कंपनी या फिर स्टेट ने फंडामेंटल राइट्स की वायोलेशन करी है, तो उस केस में इस कंपनी के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 12 डायरेक्टली जाया जा सकता है। तो आर्टिकल 12 में क्या बताया गया था, स्टेट की डेफिनेशन, जिसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जाया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में एक्सप्लिसिटली जुडिशियल रिव्यू की बात करी गई है। हम हमेशा न्यूज़ में देखते हैं जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, और इसके ऊपर सेपरेट एक चैप्टर भी है लक्ष्मीकांत में। तो अगर हम ये देखें कि कौन सा आर्टिकल एक्सप्रेसिवली या फिर एक्सप्लिसिटली जुडिशियल रिव्यू से डील करता है, तो वो है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में क्या बोला गया है कि कोई भी लॉ अगर वो इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स से, और या फिर वो वायोलेट करता है फंडामेंटल राइट्स को, तो ऐसे राइट्स को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा जा सकता है। अब इन लॉज के बारे में भी इस आर्टिकल 13 में बताया गया है कि ऐसे ये लॉ है कौन से। तो दो कैटेगरीज के लॉ हैं। फर्स्ट लॉ इज प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मतलब कि वो लॉ जो कि 26 जनवरी 1950 से पहले बने थे। जैसे कि इसकी एग्जाम्पल है शरीयत एक्ट ऑफ 1937। तो ये जो एक्ट था वो 26 जनवरी 1950 से पहले बना था, तो ये एक्ट है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो कोई भी लॉ जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करता है तो उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये जो शरीयत लॉ था ये ट्रिपल तलाक से रिलेटेड था, तो अब इसको ख़त्म कर दिया गया है ना, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट कर रहा था। इसीलिए ही कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के लिए इनकंसिस्टेंट है उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ऐसे ही कुछ पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो कि 26 जनवरी 1950 के बाद आए हैं, उनको भी अगर वो भी इनकंसिस्टेंट है विद फंडामेंटल राइट्स या फिर फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करते हैं, इन डेरोगेशन विद फंडामेंटल राइट्स हैं, तो उनको भी वाइड एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा जा सकता है। अब ये जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, इनकी भी जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, इनकी भी फर्दर टाइप्स हैं। जैसे कि ये हो सकते हैं कुछ परमानेंट लॉज। परमानेंट लॉ कौन से होंगे, जो कि इंडिया के लिए, ओवरऑल इंडियन यूनियन के लिए पार्लियामेंट बनाएगा या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए उसका स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा, तो ये होंगे परमानेंट लॉज। ऐसे ही होंगे कुछ टेम्परेरी लॉज जैसे कि ऑर्डिनेंस, क्योंकि कोई भी जो ऑर्डिनेंस होता है वो 6 मंथ के लिए होता है, तो ये क्या होगा, एक टेम्परेरी लॉ होगा। ऐसे ही हैं कुछ स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स को हम एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन भी बोलते हैं। ये कौन से होते हैं, जैसे कोई ऑर्डर हो गया, कोई बाय लॉ, कोई नोटिफिकेशन हो गई। तो ये सारे के सारे जितने भी स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे ये भी क्या होंगे, लॉ होंगे अंडर आर्टिकल 13। ऐसे ही कोई कस्टम्स हो गई या फिर कोई ट्रेडिशंस चल रही हैं, जैसे कि अगर हम खाप पंचायत की बात करें, खाप पंचायत जो थी वो फंडामेंटल राइट्स की वायोलेशन कर रही थी, तो खाप पंचायत को भी ख़त्म कर दिया गया था। तो ये कौन से होंगे, नॉन लेजिस्लेटिव लॉज, क्योंकि जो कस्टम्स और ट्रेडिशंस होती हैं ये किसी भी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू इंडिया में लागू नहीं होती हैं, ये बस क्योंकि ट्रेडिशंस चल रही हैं उसके बेसिस पर ही इसको कंटिन्यू रखते हैं। तो इस लॉ की जो डेफिनेशन है वो भी खुद आर्टिकल 13 में ही दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन आया था
कि क्या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि होती है विद आर्टिकल 368, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए आर्टिकल 368 में अलग से एक प्रोसीजर दिया गया है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है क्या वो भी एक लॉ ही होगी अंडर आर्टिकल 13, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ होगी अंडर आर्टिकल 13 तो उसको देन दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विल आल्सो बी सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू, मतलब कि उसके अगेंस्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। तो ये केस बाद में किस में सॉल्व करा गया था, केशवानंदा भारती केस में, या फिर केशवानंदा भारती जजमेंट के। तो इसको हम नेक्स्ट इस ओरिजिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के साथ ही देख लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पास क्वेश्चन आता है, क्या पार्लियामेंट के पास राइट है कि वो फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सके। और ऐसे ही एक और क्वेश्चन था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, क्या वो एक लॉ है। लॉ की डेफिनेशन किस में दी गई थी, आर्टिकल 13 में। और कोई भी अगर लॉ है जो कि इनकंसिस्टेंट है तो उसके ऊपर क्या लगेगा, जुडिशियल रिव्यू, और उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। ऐसे ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या वो एक लॉ हो सकती है अंडर आर्टिकल 13। तो इसी दोनों क्वेश्चन से ही रिलेटेड है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे ये स्टार्ट होता है और कैसे फिर वो केशवानंदा भारती केस पर पहुंचता है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो सबसे पहले पार्लियामेंट ने क्या करा था, पार्लियामेंट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 लेके आया था। इसके अंडर उसने क्या करा था कि कुछ आर्टिकल्स को शेड्यूल 9 में रख दिया था, और जितने भी ये जो लॉ होंगे या रेगुलेशंस आर्टिकल्स शेड्यूल 9 में होंगे उनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं लगेगा। ये कौन से राइट्स थे, जैसे कि आर्टिकल 15(4). आर्टिकल 15(4) में कॉन्सेप्ट आता है स्पेशल पावर, स्टेट के पास पावर है टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो कि एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड हैं। दैट इज़ ये जो आर्टिकल 15(4) है ये रिजर्वेशन से रिलेटेड है। ऐसे ही है आर्टिकल 19(6) जो कि ट्रेड एंड प्रोफेशन से रिलेटेड है। और ये जो आर्टिकल 31A और 31B है ये रिलेटेड है स्टेट के राइट के पास, कि स्टेट या फिर गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो किसी की प्रॉपर्टी को अक्वायर कर सकता है और रिटर्न में उसको देगा कंपनसेशन। तो इसके बाद फिर इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 जिसके अंडर इन राइट्स को 9 शेड्यूल में रख दिया गया था, कुछ लॉज को 9 शेड्यूल में रख दिया गया, उसके अगेंस्ट एक पटिशन डाली गई सुप्रीम कोर्ट में। पटिशनर का क्या कहना था कि ये जो आर्टिकल 15(4) है ये भी फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करता है। देखिए जो आर्टिकल 15(1) क्लॉज है उसमें क्या बोला गया है कि किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इन चीज़ों के बेसिस पर किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। तो पटिशनर का क्या कहना था कि अगर स्पेशल रिजर्वेशन दी जा रही है स्टेट के पास इन बैकवर्ड क्लासेस के लिए, इन स्टेट के पास पावर है कि इन बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजंस लेके आएगी, तो ये हमारे इस फंडामेंटल राइट की वायोलेशन होगी, आर्टिकल 15(1) की वायोलेशन होगी। ऐसे ही पिटिशनर ने और क्या बोला कि ये जो आर्टिकल 31A और 31V हैं इन्होंने भी स्टेट को अनड्यू पावर दे दी है, और इस स्टेट के पास जो एक्स्ट्रा पावर है उससे तो वो किसी भी प्रॉपर्टी को अक्वायर कर सकता है, तो ये भी फंडामेंटल राइट की वायोलेशन है। इसीलिए ही फिर ये केस जो आया था, पिटिशनर ने जो पिटीशन डाली थी, इस केस को सुना गया शंकरी प्रसाद केस में 1951 में। शंकरी प्रसाद केस 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो एक लॉ नहीं है। देखिए जो पिटिशनर था उसने ये बोला था कि आप जुडिशियल रिव्यू अप्लाई करो इस 9 शेड्यूल में, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में। लेकिन शंकरी प्रसाद केस 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है
वो एक लॉ है ही नहीं अंडर आर्टिकल 13। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ है ही नहीं तो इट मीन्स जुडिशल रिव्यू तो अप्लाई हो ही नहीं सकता। और क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि पार्लियामेंट के पास राइट है कि वो फंडामेंटल राइट्स को भी करटेल कर सकती है। इसीलिए ही तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से जितने भी इन राइट्स को शेड्यूल 9 में रखा गया था वो प्रोटेक्टेड रहे। तो इसके बाद फिर से केस आता है सज्जन सिंह केस। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने सेम ही चीज़ शंकरी प्रसाद केस वाली बोली कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो एक लॉ नहीं है, सो दैट इज़ वाई नॉट सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। लेकिन उसके बाद फिर आता है गोलकनाथ केस 1961। इस केस के अंडर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जितनी भी ये दोनों जजमेंट्स थी इनको रिवर्स कर दिया, इनको ओवर रूल कर दिया और ये बोला कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकता है, कोई भी चेंजेस लेके आ सकता है, लेकिन वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो एक लॉ है अंडर आर्टिकल 13। देखिए अब इसने बोल दिया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो एक लॉ है अंडर आर्टिकल 13। मतलब अब अगर पार्लियामेंट कोई चेंजेस लेके आता है फंडामेंटल राइट्स में या फिर फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल करता है तो उस केस में ये जो चेंजेस होंगी दैट चेंजेस विल बी सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। मतलब कि अब जुडिशियल रिव्यू जो होगा वो अप्लाई होगा। लेकिन अब ऑब्वियसली पार्लियामेंट भी रिटेलिएट करेगा। तो पार्लियामेंट क्या लेके आता है, पार्लियामेंट ब्रॉट 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971। इसने क्या करा, इसमें पार्लियामेंट ने इसमें आर्टिकल 368 को ही चेंज कर दिया। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आती है उसके लिए 368 के अंदर अलग प्रोसीजर है। तो पार्लियामेंट ने क्या करा कि इस आर्टिकल को ही चेंज कर दिया और इसका प्रोसेस ही चेंज कर दिया। और उसके बाद उन्होंने और आर्टिकल एक ऐड कर दिया, आर्टिकल 13(4). मतलब कि ये जो आर्टिकल 13 था इन्होंने इसमें एक 4 करके एक और पार्ट ऐड कर दिया। और उसने इसमें पार्लियामेंट ने क्या बोला, दैट नथिंग अंडर आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 368। अब इस बात का क्या मतलब है, पार्लियामेंट ने कहा कि जो आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 हैं, मतलब कि ये जो जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड ये दोनों ही डिफरेंट हैं। और अगर ये दोनों है ही डिफरेंट, एक दूसरे के साथ इनका कोई रिलेशन है ही नहीं, तो जुडिशियल रिव्यू का सिनेरियो तो रह ही नहीं जाता। मतलब कि पार्लियामेंट ने बोला कि उसके पास फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने का राइट है, चाहे वो अमेंड हो रहे हैं थ्रू आर्टिकल 368। और जो ये ऐसी जो अमेंडमेंट्स होंगी, ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होंगी जिससे फंडामेंटल राइट्स चेंज हो रहे हैं, अमेंड हो रहे हैं या फिर कर्टेल हो रहे हैं, दोज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स विल नॉट बी सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पार्लियामेंट ने ये चीज़ बोल दी। लेकिन उसके बाद आता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केशवानंदा भारती केस 1973, जिससे सुप्रीम कोर्ट कॉन्सेप्ट लेके आती है बेसिक स्ट्रक्चर का। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आता है केशवानंदा भारती केस 1973 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि यस, ये जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी पार्लियामेंट की, ये अपहेल्ड कर दिया उसको, मतलब ये वैलिड है। लेकिन उसके साथ भी सुप्रीम कोर्ट ने ये भी चीज़ बोल दी कि पार्लियामेंट के पास राइट नहीं होगा बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करने का। मतलब कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे वो विद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो, एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज्ड if it violates fundamental right that forms a part of basic structure of the constitution। इसका मतलब क्या है, इसका अब आंसर देंगे इस क्वेश्चन का कि क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करा जा सकता है पार्लियामेंट के थ्रू। तो यस, केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है, लेकिन अगर वो फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है तो उस केस में पार्लियामेंट ना तो इसको कर्टेल कर सकता है फंडामेंटल राइट को, और ना ही
इस फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकता है। और इसकी एग्जांपल है आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 में एक चीज आती है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ आता है आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ में। ये जो रूल ऑफ लॉ है ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो जो पार्लियामेंट अगर इस आर्टिकल 14 को चेंज करना चाहता है तो वो तब भी नहीं कर सकता। इस रूल ऑफ लॉ को चेंज करना चाहे, इसको अमेंड करना चाहे तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो रूल ऑफ लॉ है ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो केशव नंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि पार्लियामेंट के पास राइट है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सके, लेकिन वो उन फंडामेंटल राइट्स को ही अमेंड कर सकता है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होंगे। जो फंडामेंटल राइट्स या फिर जिनकी प्रोविजंस बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होंगी उनको चेंज करने का राइट पार्लियामेंट के पास नहीं होगा। और इसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को रीअफर्म करा इन इंदिरा नेहरू गांधी केस 1975 में। लेकिन उसके बाद पार्लियामेंट अगेन लेके आता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। इसमें भी उन्होंने यही बोल दिया पार्लियामेंट में कि जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर नहीं लगेगा। सी केशव नंदा भारती केस के बाद क्या हो रहा था कि पार्लियामेंट चाहे भी तो किसी भी फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं कर पा रहा था। जैसे कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट ने क्या कर दिया था, बहुत सारे आर्टिकल्स को शेड्यूल 9 में रख दिया, बहुत सारे चेंजेस लेके आया जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट भी कर रहा था। लेकिन अब पार्लियामेंट के पास कोई ऐसा राइट नहीं था, इसीलिए ही फिर पार्लियामेंट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आता है, जिसमें उन्होंने बोला कि जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर नहीं लगेगा। लेकिन फिर उसके बाद आता है अगेन मिनर्वा मिल्स केस ऑफ 1980। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर से क्या बोल दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर जो जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल रिव्यू तो खुद बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और अगर जुडिशियल रिव्यू खुद बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है तो उसको तो कभी खत्म करा ही नहीं जा सकता। तो इसके बाद अब तक सेम सिनेरियो चल रहा है कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, उसको चेंज नहीं करा जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करे, उसको सुप्रीम कोर्ट खत्म कर सकता है। और वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो होगी अमेंडमेंट जो होगी वो लॉ होगी अंडर आर्टिकल 13। और ऐसे लॉ को, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। और सेम चीज को ही रीअफर्म करा गया इन वमन राव केस 1981 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को फिर रीअफर्म करा था। तो हमारे क्वेश्चन जो थे वो आंसर हो जाते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकती है। यस, पार्लियामेंट चेंज कर सकता है, लेकिन उन फंडामेंटल राइट्स को ही जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। और ऐसे ही क्या इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अ लॉ अंडर आर्टिकल 13? यस, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज अ लॉ अंडर आर्टिकल 13। इसी की वजह से ही तो केशवानंदा भारती के केस में बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया था। तो अब हमने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को भी देख लिया और ये आर्टिकल 13 और आर्टिकल 12 भी देख लिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लिए कि क्या फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट चेंज कर सकता है या नहीं। तो अब जो बाकी के आर्टिकल्स होंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आई एम वर्किंग रियली हार्ड ऑन माई वीडियोज़। आई एम ट्राइंग माई